अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि हमारा नेशनल बुक फाउंडेशन क्लास 7 का कोर्स जारी है। चैप्टर नंबर 9 है और इसका अब लास्ट लेक्चर है जी, वेव्स और एनर्जी का, द डिसिप्लिन एकेडमी के ज़ेर एहतमाम, और पेज नंबर है 124। हमने इससे पहले ज़ाइलोफ़ोन के हवाले से पढ़ा है, ये मैंने आपको एक असाइनमेंट दी है, इसको समझे। इसके बारे में इंशाल्लाह डिस्कशन करेंगे। बहुत जल्द हम लोग 2 से 3 लेक्चर्स अपलोड करेंगे जिसके अंदर आपके क्वेश्चंस होंगे, कुछ लाइव सेशंस होंगे उसके अंदर, वो शामिल करके 2 से 3 वीडियोस इंशाल्लाह मैं अपलोड करूँगा। अब तक जितने चैप्टर्स मैंने करवाए हैं, ये 9 चैप्टर भी इंक्लूडिंग होगा, तो उसमें आपके अगर कोई क्वेश्चंस ऐसे हों जो आप ना कर सके हों एक्सरसाइज में, क्योंकि वैसे तो मैं एक्सरसाइज वाइज आपको नहीं करवा रहा हूँ, मैं आपको चैप्टर वाइज करवा रहा हूँ। और ज़ाहिर है कि हम टॉपिक टू टॉपिक चल रहे हैं, बुक वर्क कर रहे हैं, उसमें आई एम श्योर कि सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो क्वेश्चन आंसर या एक्सरसाइजेज या MCQs आपको ख़ुद करने चाहिए। तो फिर भी अगर किसी बच्चे के साथ कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं इंशाल्लाह विद इन अ डे और 2 इस पर कोई ना कोई लाइव सेशन लूँगा, और 1 वीक के बाद हम उन सेशंस को बाकायदा वीडियो फॉर्म में अपलोड कर देंगे जी। तो उसमें ये होगा कि अगर कोई आपके क्वेश्चंस हों जो प्रॉब्लम कर रहे हों एक्सरसाइज में, कोई ऐसे आपके क्विज़ हों, तो वो आपके इंशाल्लाह ताला ठीक हो जाएंगे। लाउडनेस ऑफ साउंड की हमने बात की। ज़ाहिर है कि ये एक ऐसी सेंसेशन या सनसनी है जो आपके कानों में जाकर गूंजती है, उसको टकराती है, और फिर वो ज़ाहिर है वहाँ से आप डिस्टिंग्विश करते हैं कि जनाब ये जो साउंड है ये सॉफ्ट है, हार्ड है। इसकी पिच से ज़ाहिर पता चलता है कि बारीक साउंड है, मोटा साउंड है। बहरहाल अब फैक्टर्स की बात हमने करनी है इस चैप्टर से, इस लेक्चर से, और ये आखिरी लेक्चर है चैप्टर नंबर 9 का। तो फैक्टर्स या वो अवामिल जो किसी साउंड की जो लाउडनेस होती है, जो उसकी ऊंचाई या उसकी जो एक शिद्दत कह लें, बुलंदी, उसको अफेक्ट करते हैं, उस पर असर डालते हैं। सबसे पहले तो एम्पलीट्यूड आ गया। जैसा कि मैं इससे पहले बता चुका हूँ पिछले लेक्चर में कि एम्पलीट्यूड से लाउडनेस का बड़ा गहरा ताल्लुक़ है, और एम्पलीट्यूड जितना ज़्यादा होगा लाउडनेस भी उतनी ही ज़्यादा होगी। लाइन जी देखते हैं, लाउडनेस ऑफ साउंड इज रिलेटेड विद द एम्पलीट्यूड। ये वही चीज़ लिखी हुई है, लाउडर साउंड हैज़ ग्रेटर एम्पलीट्यूड एंड डेफिनेटली सॉफ्ट साउंड हैज़ स्मॉल एम्पलीट्यूड। सो लाउडनेस ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है ना स्टूडेंट, जहाँ भी लिखा होता है मैथमेटिक्स में या फिजिक्स में, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला फ्रेज, इसका मतलब होता है कि एक चीज़ बढ़ रही है तो उसके साथ जो रिलेटेड होगी दूसरी चीज़ भी बढ़ेगी। यानी अगर एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है वेव का, ये देखें यहाँ पर एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है तो उसका मतलब लाउडनेस भी बढ़ रही है। ये आपको परिंदा नज़र आ रहा है यहाँ पर, यहाँ एम्पलीट्यूड कम है क्योंकि वो बहुत सॉफ्ट बोल रहा है, और यहाँ पर देखें वो गला फाड़ कर चीख रहा है। वही परिंदा बताया लेकिन उसका मुंह बहुत बड़ा बना दिया सिंबॉलिकली जस्ट। तो गला फाड़ कर चीख रहा है बहुत ऊंची आवाज़ में, तो उसका एम्पलीट्यूड भी ज़्यादा है और एज ए रिज़ल्ट उसकी लाउडनेस भी ज़्यादा है। अ वेव विद अ लार्ज एम्पलीट्यूड या लार्जर एम्पलीट्यूड, एक ऐसी वेव या लहर, ये अभी आप देख रहे हैं इस वाले फिगर में, जिसका बड़ा एम्पलीट्यूड होता है, हैज़ हैड अ लॉट्स ऑफ एनर्जी एडेड टू इट। ज़ाहिर है उसमें एनर्जी ज़्यादा होती है, और फिर ज़ाहिर है उस एनर्जी की वजह से हमें लाउड साउंड मिलता है या बहुत ऊंची आवाज़ सुनने को मिलती है। तो ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये सिंबल, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है जनाब, ये वाला, ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कहलाता है, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिए यूज़ होता है। इन्वर्सली के लिए हम लोग 1/by की फॉर्म यूज़ करते हैं। सो लाउडनेस ऑफ साउंड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। इसका मतलब स्टूडेंट्स ये है कि अगर लाउडनेस ज़्यादा होगी तो एम्पलीट्यूड भी ज़्यादा होगा, लाउडनेस कम होगी एम्पलीट्यूड भी कम होगा, यानी ये दोनों एक दूसरे के साथ लाजिम व मलजूम है जी। चलें अब ये एग्जांपल एक आगे इसको समझते हैं। अगर हम ड्रम जो है उसको बजाते हैं ज़्यादा फोर्स के साथ, यानी इफ़ वी बीट द ड्रम विद ग्रेटर फोर्स, इट्स सरफेस विल वाइब्रेट विद ग्रेटर एनर्जी। ज़ाहिर है कि उसकी जो ऊपर की सतह होगी, उसकी जो धमक होगी, वो वाइब्रेट ज़्यादा तेज़ी से और ज़्यादा एनर्जी के साथ करेगी, एंड इट विल डेफिनेटली प्रोड्यूस लाउडर साउंड। आसान सी चीज़ है जनाब, ये डायग्राम मैं पहले भी समझा चुका हूँ पिछले लेक्चर में। अब आते हैं हेयरिंग एड की तरफ, डू यू नो में, पेज नंबर है 125। देखें जी, इसको समझ लेते हैं हेयरिंग एड क्या है और कैसे काम करता है। जैसा कि मैंने बताया ये आखिरी लेक्चर है इस चैप्टर का, और इसमें हम वाइंड अप कर रहे हैं। इसकी ज़्यादातर जो टर्म्स थी और टेक्निकल चीज़ें थी वो हम पिछले लेक्चर्स में कंप्लीट कर चुके हैं। अब सिर्फ इसमें कुछ चीज़ें हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स जिनके ऊपर हम देख रहे हैं, इनको काम करें, या कोई 1-2 टर्म्स हुई तो उनको देख लेंगे। वैसे मेरा ख्याल है अब कोई टर्म रह नहीं गई है, बहरहाल अभी देखते हैं कि इसमें कोई चीज़ अगर आती है तो।
हियरिंग एड ये आप देख रहे हैं कान में लगाने वाला एक आला होता है, ये सुनने का या आला समात इसको कहते हैं। ये वो लोग लगाते हैं जिनकी हियरिंग जो है वो कमज़ोर होती है, हियरिंग इम्पेयर्ड होते हैं या बिल्कुल बहरे होते हैं या वट एवर जो भी मामलात हैं। अब बिल्कुल बहरा आदमी तो ये ज़ाहिर है उस तरह से नहीं यूज़ कर सकता, क्योंकि अगर उसकी बिल्कुल ही क़ुव्वत समात नहीं है तो फिर उसके लिए ज़रा इशू है। लेकिन हियरिंग लॉस वाला बंदा जो है जिसकी क़ुव्वत समात कम है, जैसे मैं हूँ, मैं ख़ुद हियरिंग इम्पेयर्ड हूँ, तो फिर उसमें ये यूज़ होता है जी। ये हियरिंग एड जो होता है ना, ये एक छोटा सा एक आला होता है, एक छोटी सी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जो कान में फिट हो जाती है, और ये आने वाला जो साउंड होता है ना उसको आगे ट्रांसफ़र करती है ज़रा थोड़ा सा बड़ा करके, एम्पलीफाई करके। क्योंकि हमें ये जो बंदा पर्सन हियरिंग इम्पेयर्ड होता है, क्योंकि ये आम बंदे को तो समझ नहीं आता, तो जो बंदा हियरिंग इम्पेयर्ड होता है उसे पता है कि उसको वो साउंड कम सुनाई दे रही है, तो फिर वो इसको ज़रा एम्पलीफाई करके सुनाता है। Hearing aid device can help people hear more in both quiet and noisy situations, यानी वो ज़ाहिर है कि बहुत खामोश या बहुत तेज़ शोर वाली जगह पर हर जगह ये काम कर सकता है। सरफेस एरिया ऑफ साउंड सोर्स देखें जी। अब सरफेस एरिया का मतलब ये हुआ कि ये आपके सामने ढोलक है, दो इमेजेस हैं। ये वाली ढोलक का अगर आप ये देखें तो ये वाया इसका छोटा नज़र आ रहा है, इसका ज़रा बड़ा नज़र आ रहा है। इसका मतलब है सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया इसका कम है और इसका ज़्यादा है, क्योंकि इसका जो घेरा है वो ज़्यादा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जहाँ पर हाथ से थाप होती है या हाथ से बजाया जाता है। चलें जब इसको देख लेते हैं कि सरफेस एरिया जो है ना वो कैसा फैक्टर जो है ना प्ले करता है किसी साउंड की लाउडनेस में। क्योंकि हम आपको पता है पढ़ रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग लाउडनेस ऑफ साउंड, तो एक तो हमने पढ़ लिया एम्पलीट्यूड क्या करता है। अब सरफेस एरिया देखते हैं। देखें, इफ़ द साउंड सोर्स हैज़ लार्जर सरफेस एरिया टू वाइब्रेट इट प्रोड्यूसेस लार्जर साउंड या लाउडर साउंड। सिंपल, यानी एक ऐसा कोई सोर्स है कोई भी साउंड का, अगर उसका सरफेस एरिया ज़्यादा है तो फिर वो साउंड भी ज़्यादा ऊंची प्रोड्यूस करेगा। अब आप यकीनन कंपेयर कर सकते हैं इन दोनों को, और आपको ये भी आइडिया हो जाएगा कि इन दोनों में से, ये जो दोनों ढोल हैं, इनमें से कौन सा ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा। नीचे उन्होंने लिखा हुआ भी है ढोल और ढोलक। ढोलक मतलब छोटी जो है और ढोल बड़ा है। इफ़ वी स्ट्राइक अ लार्ज ड्रम, ये खैर ये वही चीज़ लिखी हुई है। अब आगे आते हैं डिस्टेंस, साउंड सोर्स से फासला, ये भी अफेक्ट करता है लाउडनेस में। देखें अब बात सिंपल सी है, आपके कान के पास अगर कोई बंदा बोलता है बहुत तेज़ आवाज़ में, चूँकि आपकी हेयरिंग ठीक है, तो आप एकदम उससे कहते हैं यार क्यों चिल्ला रहे हो, यार क्यों मेरे कान के पर्दे फाड़ रहे हो। मतलब ये कि हम बहुत ज़्यादा एकदम से डिस्टर्ब हो जाते हैं। अगर एकदम से हम लोग अगर बाइक चला रहे हैं और हमारे बिल्कुल बाइक के पीछे आकर कोई गाड़ी से एकदम तेज़ हॉर्न देता है, तो आप एकदम उछल पड़ते हैं, आप एकदम से फ्लेयर हो जाते हैं, तंग आ जाते हैं, इरीटेट हो जाते हैं कि भाई आपको ये क्या हुआ है। तो ये डिस्टेंस बड़ा रोल प्ले करता है। और वही चीज़ अगर आप थोड़ा दूर से सुनेंगे तो आपको कोई फील नहीं होगा। जैसे कि अगर लेट सपोज कहीं कोई स्पीकर लगा है और वहाँ पर गाने प्ले हो रहे हैं, लेकिन आप उस मकाम से बहुत दूर हैं, तो आपको वो चीज़ें ज़्यादा अफेक्ट नहीं करेंगी। लेकिन अगर वही आपके बिल्कुल पास है और बहुत तेज़ आवाज़ में मौसीकी प्ले हो रही है, तो आप उससे डिस्टर्ब होंगे। मतलब मैं तो होता हूँ। तो ये जो डिस्टेंस है बेसिकली साउंड सोर्स का, ये ज़ाहिर है बहुत बड़ा एक फैक्टर प्ले करता है। इफ़ अ लिसनर इज स्टैंडिंग नियर अ साउंड सोर्स, ही विल डेफिनेटली, ही और शी विल हेयर लाउडर साउंड देन द पर्सन स्टैंडिंग एट फार ऑफ प्लेस। वेरी सिंपल। तो ये तो खैर बड़ा आसान हो गया। एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर स्कूल की सुबह की असेंबली को देखें, students standing near loudspeaker hear louder sound and students standing at the end of the line hear soft sound. Simple. मस्जिद में भी ऐसे होता है जहाँ पे नमाजियों के पास स्पीकर लगे होते हैं तो उन्हें आवाज़ ज़्यादा लाउड फील हो रही होती है, और जो लोग कहीं बाहर या ऊपर कहीं बैठे होते हैं छतों पर जहाँ पर उनके करीब स्पीकर नहीं होते, तो उनको फिर वो आवाज़ बड़ी सॉफ्ट आती है, कम आती है। सेंसिटिविटी ऑफ एयर, ये वो मेरे वाला मामला है, क्योंकि मेरा एक एयर जो है वो कम सेंसिटिव है, तो एक एयर का मुझे इशू है, तो इस वजह से सेंसिटिविटी या हसास होना भी आपके लाउडनेस का होता है। क्योंकि अब मुझे आम तौर पर बोली की आवाज़ भी समटाइम नहीं आती, और लाउडर साउंड मेरे लिए इशू नहीं करती उस साइड से जहाँ से मेरा कान ख़राब है, लेकिन जहाँ से ठीक है वहाँ से तो मुझे अफेक्ट करती है, क्योंकि कान मेरा ठीक है। तो लाउडनेस का जो ताल्लुक है ना वो बराह रास्त आपकी सेंसिटिविटी से भी है। अगर एक आदमी दोनों कानों से बह रहा है तो उसकी तरफ से बेशक उसके कान के पास आप फायरिंग करते रहें, गोले भी फटते रहें अगर आर्टिलरी के, तो उसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो दोनों कानों से बह रहा है।
लेकिन अगर एक आदमी के कान बिल्कुल ठीक हैं दोनों, जैसे अब आप लोगों के कान ठीक हैं, तो फिर डेफिनेटली आप जो साउंड की लाउडनेस है उसको अच्छे से फील कर सकते हैं. सो यूजुअली ओल्ड पीपल कैन नॉट लिसन टू सॉफ्ट वॉइस. तो अब बूढ़े लोगों में भी जो एयर की सेंसिटिविटी है वो कम होती जाती है एज के साथ, तो फिर वो सॉफ्ट वॉइस को अच्छे से समझ नहीं सकते या सुन नहीं सकते. पेज नंबर 126 पर आते हैं. ये इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है वेव्स के हवाले से. ये आपको एक ट्री जो है ना बनाकर दी गई है, और ये जो ट्री है इसके साथ मैकेनिकल वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की कैटेगरीज और फिर वो बताया गया. मैकेनिकल वेव्स की लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव्स हैं, फिर उनके आगे एग्जांपल्स हैं जैसे साउंड वेव्स हैं, वाटर वेव्स हैं. फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में सबसे ज़्यादा आपको पता ही है कि सनलाइट की वेव्स होती है, इसीलिए ऊपर लाइट आ रहा है. तो ये लाइट इसीलिए लिखा हुआ है क्योंकि सनलाइट इज़ एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. तो अगर आपके सवालात में आ जाए कि जी कोई एग्जांपल दें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, तो आप दे सकते हैं माइक्रोवेव्स और सबसे ज़्यादा सनलाइट. तो जनाब ये ट्री है, ये हम पहले भी कर चुके हैं. ये ट्री बहरहाल आप इसको अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लें एक दो बार ज़बानी लिख कर भी, ताकि आप लोगों को ये चीज़ें याद हो जाए. 9.7 टॉपिक की तरफ चलते हैं. देखिए, सम कॉमन फिनोमिनन ऑफ साउंड. अच्छा, सम कॉमन फिनोमिनन यहाँ पे लिखा हुआ है. वैसे फिनोमिना होना चाहिए क्योंकि फिनोमिनन तो सिंगुलर है, इसका प्लूरल होता है फिनोमिना. लेकिन खैर ये इंग्लिश की क्लास तो हो नहीं रही, लिहाजा मैं इसको इतना वो नहीं कर रहा. वैसे मैं इस वर्ड को जो है ना जी सर्कल कर देता हूँ कि ये वर्ड सिंगुलर की फॉर्म में होता है. और जब आप यहाँ पे सम लिख देते हैं, सम का होता है कुछ, तो कुछ कॉमन फिनोमिना होना चाहिए फिर यहाँ पर इसका प्लूरल. तो फिनोमिनन सिंगुलर है. बहरहाल फिनोमिना क्या होता है, फिनोमिनन क्या होता है, ये चीज़ें आप मेरे जो है ना इंग्लिश की क्लासेस में देख सकते हैं, वहाँ पर आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी. बहरहाल साउंड के कुछ फिनोमिना हम देखते हैं. एक तो है एको, इसको कुछ लोग इको भी पढ़ते हैं. तो बहरहाल आप इको पढ़ें या एको पढ़ें, इट डज़ नॉट मैटर. मैं अगेन कहता हूँ प्रोनाउंसिएशन को इतना बड़ा मैटर नहीं करती. अलबत्ता ये कि गलत पढ़ें तो वो एक अलग चीज़ है, वो फिर सही नहीं है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके एक से ज़्यादा प्रोनाउंसिएशन होते हैं और वो सारे ही मुस्तमल होते हैं मुख्तलिफ रीजन में. सो आप एको पढ़ लें या इको पढ़ लें, इट डज नॉट मैटर. अच्छा जी, अब भैया एको है क्या? ये गूंज को कहते हैं, साउंड का गूंजना. ये मैं आपको इस तरह से समझा देता हूँ स्टूडेंट्स कि अगर आपने लेट सपोज कभी किसी खाली कमरे में बोला हो, बहुत बिल्कुल यानी उसमें कुछ भी ना हो, कमरा बिल्कुल खाली हो. जैसे अक्सर आप अपने घर में वाइट वॉश करवाते हैं तो कमरे खाली करते हैं, फिर उसकी सफाई होती है और फिर पेंट होता है. तो जनाब उसमें जब कमरा खाली हो जाता है और उसमें जब आप बोलते हैं तो आपको अपनी आवाज़ गूंजती हुई महसूस होती है हर तरफ से और बड़ी लाउड महसूस होती है. तो जनाब ये वही चीज़ है, व्हेन वी स्पीक इन अ बिग एम्प्टी हॉल और इन अ हिली एरिया, ये जो पहाड़ों वाले एरिया होते हैं, तो फिर हमें अपनी आवाज़ जो होती है ना बार बार सुनाई देती है. तो ये जो सॉफ्ट रिफ्लेक्शन है, जो रिफ्लेक्टेड साउंड है, इसे कहते हैं एको या गूंज. सो अब इसकी ये डेफिनेशन है, इट इज़ द रेपिटिशन ऑफ साउंड. रेपिटिशन कहते हैं तकरार या बार बार किसी चीज़ का रिपीट होना, तो इसको कहते हैं रेपिटिशन. सो इट इज़ द रेपिटिशन ऑफ साउंड ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड. ये साउंड के रिफ्लेक्ट होने से होती है. रिफ्लेक्ट का मतलब ये कि देखें ये बंदा बोल रहा है, ये स्पीकर, और ये साउंड टकरा कर वापस आ रही है, इसको कहते हैं रिफ्लेक्ट बैक होना फ्रॉम अ हार्ड सरफेस. ठीक है जी. टू हियर एको साउंड मस्ट रीच आर एयर आफ्टर 0.1 सेकेंड, यानी 1/10 ऑफ अ सेकेंड. वाई? अच्छा, अगर आपने एको सुननी है तो आपका जो साउंड होता है ना, जो आपने अपने मुंह से कोई भी लफ्ज़ अदा किया है, अभी यहाँ पर तो एको नहीं है मेरे यहाँ पर स्टूडियो में, क्योंकि यहाँ पर इस किस्म का कोई ऐसा फिनोमिना नहीं है किसी किस्म का कि वो जो है ना मुझे रिटर्न बैक करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, तो मुझे गूंज सुनाई देगी. अक्सर लोगों के स्टूडियोज़ में या किसी जगह पर गूंजती हैं आवाज़ें. उसकी रीज़न ये होती है कि वहाँ पर हार्ड सरफेस होता है, 0.1 सेकेंड में आप तक आवाज़ पहुँचती है. वजह भी आप समझ लें. The feeling of the original sound remains in our brain till 0.1 second. यानी हमारी जो आवाज़ है, मिसाल के तौर पर अभी मैं बोल रहा हूँ, आपके साथ बात कर रहा हूँ, लेक्चर दे रहा हूँ, गुफ्तगू कर रहा हूँ, कन्वर्सेशन कर रहा हूँ, कुछ भी है, तो उसकी जो फीलिंग होती है ना हमारी ओरिजिनल साउंड की, वो हमारे दिमाग में 0.1 सेकेंड तक, यानी 1 सेकेंड के 10वें हिस्से तक रहती है. आप यूँ समझ लें. एंड इफ रिफ्लेक्टेड साउंड वेव्स रीच आवर ears बिफोर द एंड ऑफ 0.1 सेकेंड, तो अगर वो जो साउंड टकरा कर वापस आता है हमारे कानों तक, तो वो अगर इतने टाइम में पहुंच जाए या इस टाइम से पहले हमारे कानों तक पहुंच जाए, तो फिर हमारा जो दिमाग है, इट डज़ नॉट रिकॉग्नाइज द ओरिजिनल एंड रिफ्लेक्टेड साउंड एज सेपरेटेड साउंड. तो फिर जो हमारा दिमाग है वो ओरिजिनल और रिफ्लेक्टेड साउंड को अलग अलग तो नहीं कर सकता. सो दे आर टेकन एज वन साउंड बाय आवर ब्रेन. तो वो हमारा दिमाग उसको एक साउंड के तौर पर ही लेगा कि ये की साउंड है. देयरफॉर इन ऑर्डर टू हेयर टू डिस्टिंक्ट साउंड और एन एको, तो इसलिए अगर हमने दो अलग
दो इम्तियाजी जो आवाज़ें हैं, अलग अलग साउंड्स हैं, उनको सुनना हो या गूंज को, द टाइम गैप बिटवीन द ओरिजिनल साउंड एंड द रिफ्लेक्टेड साउंड और एको शुड बी एटलीस्ट 0.1 सेकेंड। तो ये कम से कम 0.1 सेकेंड का होना चाहिए। द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द स्पीकर एंड द रिफ्लेक्टेड सरफेस। रिफ्लेक्टेड सरफेस क्या है? जहाँ से आपकी आवाज़ टकरा कर वापस आ रही है। वो कोई पहाड़ हो सकता है, वो कोई दीवार हो सकती है। मैंने बताया कि अगर खाली कमरे में आप बोल रहे हैं तो ज़ाहिर है उसकी दीवारें हैं रिफ्लेक्टेड सरफेस। तो ये जो रिफ्लेक्टेड या रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है ना, ये वो जगह होती है जहाँ से आपकी आवाज़ टकरा कर या बाउंस होकर आपके पास वापस आ रही है। तो वो जो मिनिमम डिस्टेंस होता है ना, स्पीकर मतलब आप या मैं जो बोल रहा है, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो वो जगह, वो सरफेस जहाँ से आवाज़ टकरा कर वापस आ रही है, उसका मिनिमम डिस्टेंस या जो गैप है, इट शुड बी एटलीस्ट 17 मीटर्स। ये कम से कम 17 मीटर होना चाहिए। देन द टाइम गैप बिटवीन द रिफ्लेक्टेड साउंड एंड द ओरिजिनल साउंड विल बी इक्वल टू 0.1। और फिर वो बाकी आपको पता ही है कि जो टाइम गैप है वो इतना होना चाहिए। एज अ रिजल्ट वी विल बी एबल टू हियर एन एको। तब हम एको सुन सकते हैं। तो स्टूडेंट, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये जो डाटा है, ये जो फिगर्स हैं, इनको आपने याद रखना है कि कितना डिस्टेंस होना चाहिए मिनिमम, इसी तरह टाइम क्या गैप होना चाहिए। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। चलें जी, इंफॉर्मेशन की तरफ आते हैं। कैलकुलेशन फॉर मिनिमम डिस्टेंस। अब कैलकुलेशन ज़रा कर लेते हैं मिनिमम डिस्टेंस की। इसकी इंफॉर्मेशन आपको दी गई है, ज़रा समझ लेते हैं। टाइम इन विच साउंड परसिस्ट इन आवर ब्रेन। हाँ जी, हमारे दिमाग में जो हमारा ओरिजिनल साउंड है वो कितनी देर तक रहता है जी? 0.1 सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड का 10वां हिस्सा। और इसके लिए आप देख सकते हैं स्मॉल टी, यानी इसका सिंबल है स्मॉल टी। सो टाइम्ड इंटरवल। टाइम इंटरवल का मतलब है वो वक्फा बिटवीन ओरिजिनल एंड रिफ्लेक्टेड साउंड। जाहिर है एक ओरिजिनल साउंड जो अभी मेरे मुंह से अदायगी हुई है, और इसके अलावा रिफ्लेक्टेड साउंड, ये वो साउंड है कि जनाब जो टकरा कर किसी सरफेस से, यानी दीवार से या किसी पहाड़ से, किसी भी चीज़ से टकरा कर वापस आ रहा है। तो वो टाइम इंटरवल जो है वो कम से कम जो है ना वो 0.1 सेकेंड होना चाहिए। और स्पीड जो है इसकी वो 340 मीटर पर सेकेंड। ये याद रखें स्टूडेंट्स, ये एयर में है। और ये रूम टेम्परेचर का मतलब ये हुआ कि जो रूम में एक नॉर्मल टेम्परेचर है जी, कोई बहुत गर्मी की बात नहीं हो रही, बहुत सर्दी की बात नहीं हो रही। खैर, ये 340 मीटर पर सेकंड जो साउंड की जो स्पीड है ना, ये जाहिर है कि अभी आपको इसमें समझ नहीं आएगी, क्योंकि इसका फ़िलहाल कोई टॉपिक भी नहीं था, और ना ही आपको मैंने ये चीज़ें ज़रा इसमें बताई हैं, और ना ही इसमें मौजूद हैं। सो ये फ़िलहाल इररेलेवेंट है, लेकिन आप इसमें सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन में इसको समझ लें कि रूम टेम्परेचर में जो साउंड की जो रफ्तार है वो ये होनी चाहिए 340 मीटर पर सेकंड। अब बाकी 340 क्या है, क्यों है, ये कम ज़्यादा हो सकता है, तो ये इसके ऊपर गुफ्तगू हम नहीं करेंगे क्योंकि इररेलेवेंट है। सो डिस्टेंस क्या होना चाहिए? डिस्टेंस का फार्मूला मैं पहले बता चुका हूँ, S इक्वल टू VT है, इससे पहले भी हमने किया हुआ है। सो V जो है वो ये है और T जो है वो ये है, मल्टीप्लाई करें तो डिस्टेंस 34 मीटर आ गया अगर स्पीड से जा रहे हैं। सो खैर, ये अब चीज़ें आपको सही तरीके से समझ आ गई। अब ज़रा हम ये देख लेते हैं, हियरिंग थंडर आफ्टर लाइटनिंग। ये जनाब जो भी हमने चीज़ की है फिनोमिना के बारे में, कॉमन फिनोमिना है साउंड का, तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपके अक्सर पेपर में भी आते हैं बच्चों के, और अक्सर उनसे ओरल में भी टीचर पूछते हैं कि बेटा जी ये बताएं कि आप अक्सर आसमान पर बिजली कड़कते हुए देखते हैं, इस तरह से बिजली की चमक देख रहे हैं या कड़कते हुए सुन रहे हैं, लेकिन आपको क्या ये मामला है कि आपको बिजली तो नज़र आ जाती है इस तरह से, ये जो बिजली की चमक है, लेकिन इसकी आवाज़ इसके कुछ सेकंड्स के बाद सुनाई देती है। ये क्या वजह, आवाज़ इसके साथ क्यों नहीं सुनाई देती? क्योंकि ये आपने अक्सर देखा होगा, जैसे ही हम अगर कहीं छत पर बैठे हैं, कहीं खुले मैदान में हैं, और उस वक्त ये मौसम ऐसा बना हुआ है और आसमान पर हम बिजलियां चमकती हुई देख रहे हैं, तो जैसे कोई बिजली चमकते हुए देखते हैं तो हमारे जहन में फ़ौरन अब ये आवाज़ आती है कि यार अभी थोड़े ही सेकंड में ना, 1 या 2 सेकंड के बाद या जो भी है, तो हमें जो है ना जी इसकी आवाज़ सुनाई देगी, बिजली की कड़क या थंडर वो सुनाई देगी। तो वजह क्या है कि साउंड बाद में क्यों आती है? हियरिंग थंडर आफ्टर लाइटनिंग, ये है। तो इसका वैसे बड़ा आसान सा है, वो खैर अभी आपको समझ भी पहले आ चुका है कि जनाब ये जो साउंड की जो स्पीड है और लाइट की जो स्पीड है ना, इनमें बड़ा फ़र्क है, इनकी स्पीड कम और ज़्यादा है। तो ज़्यादा लाइट की स्पीड ज़्यादा है, वो पहले पहुंच जाती है, साउंड जो है वो कम स्पीड का है। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे दो गाड़ियों का अगर रेस का मुकाबला हो रहा है, एक गाड़ी की स्पीड कम है, एक की ज़्यादा है, तो जो ज़्यादा है वो आगे निकल जाएगी। ये वही चीज़ है कि ड्यूरिंग लाइटनिंग इन द स्काई बोथ लाइट एंड साउंड आर प्रोड्यूस एट द सेम टाइम, बट द स्पीड ऑफ लाइट is greater, so it reaches us earlier, or thunder reaches us later because light is faster than sound. It's very simple. Light की speed भी बता दी गई है 300,000, यानी 3 multiplied
10⁸ मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड है, और किलोमीटर्स में ये बता दिया गया है। और साउंड की जो स्पीड है 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब है कि इस टेम्परेचर पर वो 332 मीटर पर सेकंड है। खैर ये चीज़ें जो है ना कन्वर्जन्स, ये किसी लेक्चर में इंशाल्लाह ताला आपको फिर समझाएंगे, अभी ये रेलिवेंट भी नहीं है और ज़रूरी भी नहीं है। बस इसके फिगर्स आप याद रखें कि साउंड की लाइट की क्या स्पीड है और फिर साउंड की क्या स्पीड है, ये फिगर्स आपको बस याद होने चाहिए। बाकी अब इनके क्या मामलात हैं और कहाँ इसका अफेक्ट होता है, कहाँ कम होते हैं ज़्यादा, तो इसकी फ़िलहाल आपको ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये इस वक्त रेलिवेंट नहीं है। तो जनाब ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया, चैप्टर नंबर 9, ये लास्ट लेक्चर था इसका। अल्हम्दुलिल्लाह ये चैप्टर अभी कंप्लीट हो चुका है। इसमें किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन, कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, इंशाअल्लाह ताला मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा।